प्रदीप, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। अब तो जब तक तुम मुझे बुलाने मेरे मायके नहीं आओगे तब तक मैं भी वापस नहीं आऊंगी। और हाँ, मैं बच्चों को भी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। रीना ने प्रदीप के आगे रोते रोते ही सिसकियां भरते हुए कहा। तो रीना, तुम भी किसी धोखे में बिल्कुल भी मत रहना। मैं भी तुमको किसी भी हालत में बुलाने नहीं आऊंगा। ये मेरी भी शर्त है। कल को जाती हो तो आज चली जाओ। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो बच्चों को तो मैं तुम्हें ले जाने भी नहीं दूंगा। ये बच्चे मेरे हैं, तुम मायके से खैरात में नहीं लाई थी इन्हें। प्रदीप ने भी बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर नथुनों को फुलाते हुए बड़ी जोर से कहा। प्रदीप, इसीलिए मैंने ये निर्णय कर लिया है, क्योंकि जब देखो तब तुम मुझे यही ताना देते रहते हो कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुमसे मेरा दिल ऊब गया। पता नहीं क्यों भगवान ने तुमको मेरी किस्मत में लिख दिया। इसलिए जब तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर तो मैं यहाँ रुककर भी क्या करूंगी। रीना ने लंबी और ठंडी सांस भरते हुए कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल भी मत रुको तुम। और रोक भी कौन रहा है तुमको रोके मेरी जूती। देख लेना, ये जो चोंचले दिखा रही हो तुम, वो सब 4 दिन में फुर हो जाएंगे और रोते गाते उल्टे पैर ही वापस आ जाओगी। प्रदीप ने अपने पुरुष भाव का दंभ भरते हुए कहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या तमाशा लगा रखा है रीना तुमने? सासू माँ गायत्री जी ने भी उन दोनों की बातों को सुनकर अपने कमरे से निकलकर रीना को ही फटकारते हुए कहा। मम्मी जी, आप सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझको ही दोष दे रही है, जबकि आप खुद एक महिला है। कम से कम कभी तो बहू की भी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। रीना ने गायत्री जी की तरफ देखकर याचना भरे स्वर में गिड़गिड़ाते हुए कहा। दोष क्या, स्त्रियों को तो पुरुष के आगे दबना ही पड़ता है। बेमतलब की जबान लड़ा रही हो प्रदीप से तुम। ये तुम्हारा पति है, पति जो भी करे वो सब जायज होता है। गायत्री जी ने ठहाका लगाकर रीना का उपहास उड़ाते हुए कहा। ठीक है सासू माँ, मैंने भी बहुत दिन सह लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। और वैसे भी अब वो जमाना गया जब पुरुष महिलाओं पर हावी रहते थे और महिलाएं उनकी जी हजूरी करती रहती थी। आज की स्त्रियां जागरूक हो गई है। मैं लड़ना भिड़ना नहीं चाहती, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है और कुछ ही देर में वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। रीना ने कुछ सोच समझकर कहा। बहुत देखे सागर उबलते हुए, देखेंगे कितने दिन रखेंगे तुम्हारे मायके वाले तुमको। गायत्री जी दांव पर दांव फेंके चली जा रही थी, क्योंकि रीना अगर मायके चली गई तो घर के कामों और बच्चों की जिम्मेदारी गायत्री जी के कंधों पर आ जाएगी। और उन्होंने तो घर के कामों से इतिश्री उसी दिन कर ली थी जिस दिन रीना इस घर में ब्याह कर आई थी। मेरी बहन कोई भार नहीं है चाची जी हमारे ऊपर। वैसे तो मैं खुद ही रीना को समझा रहा था, लेकिन जहां स्वाभिमान की बात है तो मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। अभी गायत्री जी रीना को डांट ही रही थी कि रीना के भाई सुरेश ने घर के अंदर प्रवेश करते हुए कहा। सुरेश, होश में तो हो ना? तुम अपनी बहन के ससुराल में खड़े हो, जरा सोच समझ कर बोलो। लड़की वालों को आवाज ऊंची करने का हक नहीं होता। न जाना न समझा और तुम भी अपनी बहन का पक्ष लेने लगे। प्रदीप सुरेश की बात सुनते ही एकदम से तमक कर बोला। जीजा जी, मेरी बहन पढ़ी लिखी होशियार है, लेकिन फिर भी कभी किसी तरह के काम से मुंह नहीं मोड़ा उसने। हर प्रकार से आप लोगों की सेवा की, लेकिन फिर भी पता नहीं आप लोगों को क्या शिकायत है उससे। आज कोई नई बात तो है नहीं, आप लोग हमेशा उसके पीछे हाथ धोकर पड़े ही रहते हैं। सुरेश भी पीछे रहने वाला नहीं था। और रही बात लड़की वालों की, तो जीजा जी, आजकल लड़की वालों ने भी अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना सीख लिया है। शिकायत का क्या, जब देखो तब बहस करने के लिए तैयार खड़ी रहती है तुम्हारी बहन। पता नहीं क्या सिखाकर भेजा है तुम लोगों ने इसे। प्रदीप रीना की शिकायत करते हुए बोला। जीजा जी, ऐसे बिना वजह कोई बहस नहीं करता। अभी 1 महीने पहले ही जब आप बीमार पड़े थे, हर तरह से रीना ने आपकी तीमारदारी की, लेकिन आपको तो उसकी कोई परवाह नहीं। उल्टा उसी पर झूठे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वो भी एक इंसान है, 2 बच्चों और आप सबकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। आप लोग बजाय सराहना के उसको हमेशा लताड़ते ही रहते हैं, तो परेशान होना स्वाभाविक भी है। सुरेश ने थोड़ा नम्र होकर कहा। जब से रीना ब्याह कर इस घर में आई, सासू माँ ने तब से ही सब कामों से पल्ला झाड़ लिया था। अभी छोटी सी उम्र, 4-5 लोगों की जिम्मेदारी, लेकिन फिर भी मुंह से उफ तक ना की रीना ने। जब कोई काम होता तब तो सास ससुर बड़ा लाड़ प्यार दर्शाते, वरना तो किसी बाहर वाले से कम नहीं। पति प्रदीप भी बस मतलब से मतलब रखता। काम के समय रीना रीना, वरना हर बात में उसे झिड़कता ही रहता। रीना अक्सर अपने भाग्य को दोष देकर रोया करती।
ऊपर से जब नन्नत घर आ जाती तब तो रीना की कयामत ही आ जाती जैसे। तरह तरह के गरम गरम पकवानों की फरमाइश, दो दो बड़े बच्चे, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करवाता। अपने भी रीना के 2 बच्चे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चटकारे लगा लगा कर खाता पीता रहता और रीना की किसी को सुध बुध भी ना रहती। हालांकि रीना की बिटिया जब देखती कि सारा खाना पीना समाप्त हुए जा रहा है तो कहती भी कि मम्मी ने अभी कुछ नहीं खाया, मम्मी से कह दो अपने लिए और बना लेंगी। रीना को उसकी सास गायत्री जी की आवाज सुनाई पड़ती। आंसुओं को चुपचाप पीकर फिर अन्य कामों में जुट जाती रीना। अब अपने अकेले के लिए कौन बनाए अलग से खाना, जो बचा है रूखा सूखा उसी में काम चला लूंगी। अक्सर काम वाली भी छुट्टी पर बैठ जाती तो भी अकेली रीना की ही जिम्मेदारी। ऊब सी होने लगी थी उसको अब सारी परिस्थितियों से समझौता करते करते। सासू माँ अक्सर प्रदीप के कानों में खुसुर फुसुर करती रहती। उस समय स्थिति और भी बिगड़ जाती। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करे। कभी कभी रीना की सहनशीलता का बांध टूट ही जाता, तब उसको बहस का नाम दिया जाता। इसी तरह जिंदगी कट रही थी रीना की। लेकिन पता नहीं बीते 2-4 दिनों से प्रदीप कुछ ज्यादा ही बात बात पर तानाकशी करने लगा। अपने ना चल रहे व्यापार की पूरी झल्लाहट रीना के ऊपर उतार देता और अब तो रीना की सहन शक्ति से बाहर हो रहा था समझौता करना, और वो अपने स्वाभिमान के लिए उठ खड़ी हुई। और आज रीना अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए भाई के साथ चल दी। जैसे जा रही हो वैसे ही चली आना, प्रदीप ने आंखें तरेर कर घूरते हुए कहा। जिस दिन आपको मेरी जरूरत महसूस हो और आप मेरा सम्मान करना सीख जाओ उस दिन मुझे लेने आना, तब का तब देखा जाएगा। और रीना अपने भैया के साथ चल दी। न प्रदीप ने उसे रोका और न रीना ने रुकना कबूल किया। समय का क्या है, वो तो चलता ही रहता है। इसी तरह से 2-3 महीने बीत गए। अब तो गायत्री जी घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालते संभालते ऊबने लगी और वो बात बात पर प्रदीप के ऊपर चिड़चिड़ाने लगी। कभी कभी वो उसके दोनों बच्चों को भी पीट देती। मान तो प्रदीप भी नहीं रहा था, लेकिन गृहस्थी तो बिखर ही रही थी उसकी। साथ ही बच्चे भी संस्कारहीन होते जा रहे थे और उनकी पढ़ाई पर तो एकदम से विराम लग गया था। ना हो तो प्रदीप तुम जाकर रीना को बुला ही लाओ, मैं तो थक गई उसकी गृहस्थी संभालते संभालते। आखिर एक दिन गायत्री जी के मुंह से अपने घुटनों को दबाते दबाते निकल ही गया। ये क्या कह रही हो मम्मी तुम? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा बुलाने उस नकचड़ी को। ज्यादा हो तो आप खुद ही बुला लाओ जाकर, मैं गाड़ी बुक कर दूंगा। प्रदीप ने मन ही मन खुश होकर कहा, लेकिन उसके मुंह पर अभी भी रीना के लिए अपशब्द ही थे। मैं नहीं जाऊंगी बुलाने, तुमने ही उसको लड़ झगड़ कर घर छोड़ने को मजबूर कर दिया, इसलिए तुम ही जाओ। मुझसे तो ये उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है। गायत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपना पल्ला झाड़ लिया। और दुकान से आने के बाद मेरे कान कौन भरता था? अगर रीना के मायके जाने का मैं जिम्मेदार हूँ तो मुझसे ज्यादा आप जिम्मेदार हैं। जब मैं दुकान से घर आता था तो आप गिन गिन कर रीना की बातों को नमक मिर्च लगाकर मुझको बताती थी। अब अपनी गलतियों को छुपाने से कोई फायदा नहीं मम्मी। प्रदीप ये कहते हुए थोड़ा तैश में आ गया। अच्छा, लेकिन अब एक दूसरे को दोष देने से कोई फायदा नहीं। थोड़ी गलती हमारी तो थोड़ी गलती तुम्हारी। ऐसा करते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर चलो, दोनों लोग एक साथ उसको बुलाने के लिए चलते हैं। गायत्री जी ने सुझाव दिया। ठीक है मम्मी, प्रदीप बोला, क्योंकि याद तो उसको भी रीना की बहुत सता रही थी, लेकिन झुकने में शर्मा रही थी। दूसरे दिन वो दोनों ही बच्चों को साथ लेकर रीना को बुलाने के लिए चल पड़े। रीना खुश तो बहुत हुई उन दोनों को देखकर और ये जानकर कि वो लोग उसको बुलाने आए हैं, लेकिन उसने अपनी खुशी को दबाते हुए यही कहा, मैं आप लोगों के साथ अवश्य चलूंगी, क्योंकि गृहस्थी तो मैं भी अपनी नहीं बिखरने देना चाहती, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपने स्वाभिमान से अब समझौता नहीं करूंगी। मुझको भी खुश रहने का पूरा हक है, इसलिए मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन अब अपने घर वापस चलो। गायत्री जी ने रीना से मनुहार करते हुए कहा। हाँ रीना, मम्मी सही कह रही है। अब तुम उस घर में अपनी मर्जी से रहोगी, तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव या शिकायत नहीं होगी। आखिरकार प्रदीप ने भी अपना मुंह खोल ही दिया। रीना अपना बैग लेकर खुशी खुशी सबके साथ ससुराल के लिए चल पड़ी, क्योंकि आज उसका स्वाभिमान जीत गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।